नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक बैंकिंग की उस दुनिया को डिकोड करने जा रहे हैं जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी है। देखिए, आज के समय में अगर आपको एक स्मार्ट ग्राहक बनना है तो मॉडर्न बैंकिंग के दो सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला है आपकी रोजमर्रा की डिजिटल चुस्ती, यानी डिजिटल पेमेंट्स की वो तेज तर्रार दुनिया। और दूसरा पिलर है बैंकों के साथ आपका लंबे समय का रिश्ता। आज हम इन दोनों ही पहलुओं की गहराई में जाएंगे ताकि पूरी बैंकिंग व्यवस्था आपको बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे डिजिटल लेन देन और उससे जुड़े खतरों से। फिर जानेंगे यूपीआई सुरक्षा के कुछ अचूक उपाय। उसके बाद हम समझेंगे बैंकों का नया बिजनेस मॉडल, बैंकएश्योरेंस का प्रभाव। और आखिर में बात करेंगे कि इन सब के बीच आप एक स्मार्ट ग्राहक कैसे बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, डिजिटल लेन देन, खतरे और चुनौतियां। आजकल माइक्रो ट्रांजैक्शन की दुनिया बहुत तेज हो गई है ना? बस एक क्लिक किया और 1 सेकंड में पैसा एक खाते से दूसरे खाते में पहुंच गया। ये सुविधा जितनी अद्भुत है, हम उपभोक्ता उतने ही नए तरह के खतरों के प्रति संवेदनशील भी हो गए हैं। डिजिटल दुनिया में पैसा बिल्कुल अदृश्य रूप से बहता है। और सच कहूं तो यूपीआई का इस्तेमाल करते समय हमारी खुद की जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तकनीक तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है, लेकिन अक्सर हमारी छोटी सी मानवीय चूक जालसाजों के लिए धोखाधड़ी का दरवाजा खोल देती है। अब सवाल ये उठता है कि इन मानवीय चूकों से आखिर बचा कैसे जाए। हमारा दूसरा विषय इसी बारे में है, यूपीआई सुरक्षा उपाय और धोखाधड़ी से बचाव। जालसाजी के नाम तरीकों से बचने के लिए कुछ बहुत ही बुनियादी नियम हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपना यूपीआई पिन कभी भी किसी के भी साथ शेयर ना करें, फिर चाहे सामने वाला व्यक्ति खुद को बैंक का कर्मचारी ही क्यों न बता रहा हो। और दूसरी बात, जो आजकल सबसे बड़ा जाल है, ध्यान रखिए, पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी पिन की जरूरत नहीं होती। जालसाज अक्सर यही धोखा देते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बस अपना पिन डाल दीजिए। बिल्कुल मत डालिए। इसके अलावा एसएमएस या व्हाट्सएप पर आए किसी भी संदिग्ध रिक्वेस्ट मनी लिंक पर क्लिक करने से बचें और हमेशा सिर्फ जाने पहचाने लोगों या प्रमाणित मर्चेंट्स के ही क्यूआर कोड स्कैन करें। क्या नहीं करना है ये तो हमने जान लिया। अब ये भी समझना जरूरी है कि इन ऐप्स का सबसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। अपने बैंक ऐप में रोजाना लेन देन की एक सीमा यानी ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करना एक बहुत ही शानदार बचाव है। सोचिए, अगर कभी फोन गलत हाथों में पड़ भी जाए तो कम से कम एक तय लिमिट से ज्यादा का नुकसान तो नहीं होगा। हर 2-3 महीने में अपना यूपीआई पिन बदलते रहना, फोन में बायोमेट्रिक या ऐप लॉक का इस्तेमाल करना और सबसे अहम, वो सेंड बटन दबाने से पहले स्क्रीन पर पैसे प्राप्त करने वाले का नाम दोबारा चेक कर लेना। ये छोटी छोटी आदतें अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए एक बहुत मजबूत ढाल का काम करती हैं। लेकिन मान लीजिए पूरी सावधानी बरतने के बावजूद आपके साथ धोखाधड़ी हो ही जाए तो क्या करें? ऐसे समय में घबराने के बजाय तेजी से एक्शन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका पहला कदम होना चाहिए बिना एक भी पल गंवाए अपने बैंक को सूचित करना, ताकि आपके खाते को तुरंत फ्रीज किया जा सके। और दूसरा कदम, तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराइए या फिर सीधे राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल घुमाइए। इस स्पष्ट और त्वरित प्रतिक्रिया योजना का पालन करना ही आपके नुकसान की भरपाई की इकलौती उम्मीद होती है। चलिए, अब अपने फोन की स्क्रीन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसे जुड़ती है। अभी तक हमने डिजिटल स्क्रीन और यूपीआई की तेज तर्रार दुनिया को समझा, लेकिन आधुनिक वित्तीय टूलकिट सिर्फ आपके फोन तक ही सीमित नहीं है। अब हम इस नैरेटिव को डिजिटल दुनिया से निकालकर सीधे आपकी भौतिक बैंक शाखा और दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन यानी इंश्योरेंस की तरफ मोड़ते हैं। और यहीं से हमारा तीसरा विषय शुरू होता है, बैंकों का नया बिजनेस मॉडल, जो अब सिर्फ जमा और लोन से बहुत आगे निकल चुका है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप बैंक की शाखा में एक बहुत ही साधारण से काम के लिए गए हों, जैसे कि अपनी पासबुक अपडेट कराना, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके हाथ में एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या किसी निवेश योजना का ब्रोशर होता है। बैंक के कर्मचारी बड़ी ही कुशलता से बातों बातों में सुरक्षा और निवेश का टॉपिक छेड़ देते हैं। आपको लगता होगा कि ये महज एक इत्तेफाक है। जी नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी संस्थागत रणनीति का हिस्सा है। पहले बैंकों का मुख्य काम सिर्फ पैसे जमा करना और लोन देना होता था, लेकिन आज वे अलग अलग वित्तीय उत्पादों की आक्रामक बिक्री, जिसे हम अपसेलिंग कहते हैं, उसके बड़े केंद्र बन चुके हैं। बैंक के भीतर होने वाले इन संवादों के पीछे आखिर कौन सी रणनीति काम कर रही है,
यही है हमारा चौथा विषय, बैंक एश्योरेंस, आय और सुरक्षा का एक अनोखा संगम। आसान शब्दों में कहें तो बैंक इंश्योरेंस असल में एक रणनीतिक साझेदारी है। ये एक ऐसा मजबूत पुल है जो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को आपस में जोड़ता है। अब देखिए, बैंक के पास ग्राहकों का एक बहुत विशाल नेटवर्क है और सबसे बड़ी बात, उनका अटूट भरोसा है। दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनियों को हमेशा नए ग्राहकों की तलाश रहती है। तो जब ये दोनों हाथ मिलाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को बैंक के ग्राहकों तक एकदम सीधी पहुंच मिल जाती है और बदले में बैंक को हर पॉलिसी बिकने पर एक भारी भरकम कमीशन मिल जाता है। आज के समय में ये बैंकों के लिए आय और सुरक्षा दोनों का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुका है। अब आप सोचेंगे कि बैंक अपने ग्राहकों को बीमा बेचते ही क्यों हैं? इसका पहला बड़ा कारण है जोखिम प्रबंधन या रिस्क मैनेजमेंट। जब भी बैंक आपको होम लोन या ऑटो लोन देते हैं तो उनके मन में हमेशा एक रिस्क बना रहता है कि कहीं आप लोन ना चुका पाएं तो। अगर लोन लेने वाले व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो लोन डिफ़ॉल्ट हो सकता है और बैंक का पैसा डूब सकता है। ऐसे में लाइफ इंश्योरेंस ये पक्का करता है कि किसी भी अनहोनी की स्थिति में बैंक का पैसा एकदम सुरक्षित रहे। और हाँ, इसका एक फायदा ये भी है कि उधारकर्ता के परिवार पर अचानक से कोई भारी वित्तीय बोझ नहीं पड़ता। बैंकों की कमाई का ये बदलता गणित समझना वाकई बेहद दिलचस्प है। पारंपरिक रूप से बैंक क्या करते थे? वे आपकी जमा राशि पर थोड़ा ब्याज देते थे और लोन पर ज्यादा ब्याज लेकर अपना मुनाफा कमाते थे। लेकिन जैसे जैसे इस पुराने मॉडल में मुनाफा कम होता जा रहा है, बैंक तेजी से फीस बेस्ड इनकम यानी कमीशन की ओर बढ़ रहे हैं। बीमा पॉलिसियां बेचना बैंक के लिए बिना किसी रिस्क के पैसा कमाने का एक शानदार साधन है। उन्हें बस पॉलिसी बेचनी है और अपना कमीशन कमाना है। बीमे का जो भी रिस्क है वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। इसका तीसरा बड़ा कारण है आपको यानी ग्राहकों को अपने साथ जोड़े रखना। इसे वन स्टॉप शॉप मॉडल भी कहा जाता है। बैंक चाहते हैं कि आप अपनी हर छोटी बड़ी वित्तीय जरूरत के लिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर निर्भर रहें। एक ही छत के नीचे आपका सेविंग्स अकाउंट भी है, एफडी भी है, क्रेडिट कार्ड भी है और इंश्योरेंस भी है। इससे होता यह है कि एक ग्राहक कई उत्पादों से बंध जाता है। आपका उस संस्था के साथ रिश्ता बहुत गहरा और लंबे समय का हो जाता है और फिर आपके लिए किसी दूसरे बैंक में स्विच करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद अब हम अपने अंतिम और सबसे जरूरी विषय पर आते हैं। इन सब के बीच आप एक स्मार्ट ग्राहक कैसे बन सकते हैं और अपने लिए सही वित्तीय फैसले कैसे ले सकते हैं? देखिए, निष्कर्ष बहुत ही सीधा सा है। बैंक जो भी इंश्योरेंस पॉलिसियां या अन्य प्रोडक्ट आपको ऑफर करते हैं वो अपने आप में खराब नहीं होते। वो आपके लिए बहुत फायदेमंद भी हो सकते हैं। लेकिन असली वित्तीय सुरक्षा आपको तभी मिलेगी जब आप कोई भी कागज साइन करने से पहले अपनी खुद की व्यक्तिगत वित्तीय जरूरतों को अच्छे से समझें। सिर्फ किसी की एक शानदार सेल्स पिच सुनकर फैसला मत लीजिए। खुद से पूछिए कि क्या वाकई आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। बाजार में मौजूद दूसरे विकल्पों को देखिए, उनके प्रीमियम की तुलना कीजिए। यही एक स्मार्ट ग्राहक की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए मैं आपके लिए सोचने के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब आप बैंक जाएं और कोई कर्मचारी आपको किसी नई पॉलिसी की पेशकश करे तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, क्या वो ऑफर वास्तव में आपके वित्तीय फायदे के लिए है या फिर वो सिर्फ उस विशाल बैंक इंश्योरेंस मशीनरी का एक छोटा सा हिस्सा है। इस सवाल का जवाब ही आपको हमेशा एक सतर्क और समझदार वित्तीय निर्णय लेने में मदद करेगा। हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।